दोस्तों, आज की ये कहानी है साल 1967 में पांडिचेरी स्टेशन पर हुई खौफनाक घटना की। दरअसल उस रात में पांडुचेरी जा रहा था। मैं ट्रेन के विंडो सीट पर बैठा पांडुचेरी स्टेशन पहुंचने का वेट ही कर रहा था कि तभी एक नौजवान लड़का मेरे पास आया और मुझसे रोते बोला, मैं कुछ ही देर में मरने वाला हूं। इतना बोलकर उस लड़के ने मुझे अपने कंधे पर लटका हुआ बैग मेरी सीट पर रख दिया। अभी मैं कुछ समझ पाता कि वह लड़का वहां से तेजी से भागा। उस लड़के को वहां से भागते देख मैं उसे आवाज देते हुए उसके पीछे भागा, पर इससे पहले मैं उसे रोक पाता कि वह ट्रेन के वॉशरूम में घुस गया। मैं वॉशरूम के बाहर खड़ा काफी देर तक उसे आवाज लगाता रहा, पर वह मुझे जवाब देने की जगह बस रोए जा रहा था। तभी कुछ देर के बाद अचानक ही उस लड़के की एक जोरदार चीख सुनाई दी और उस जोरदार चीख के साथ वहां पर गहरी खामोशी पसर गई। मतलब कि अब उस लड़के ने रोना बंद कर दिया था। मैंने वॉशरूम के दरवाजे पर खटखटाते हुए उस लड़के से पूछा, भाई क्या हुआ? तुम चीखे क्यों? ठीक तो हो ना तुम? अभी मैं बाहर से उसे आवाज ही लगा रहा था। तभी मेरा ध्यान नीचे वॉशरूम के दरवाजे पर गया, जहां से खून बहता हुआ बाहर आ रहा था। खून पर नजर पड़ते ही मेरी भी चीख निकल पड़ी और मैं लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा। फिर इसी बीच मेरी चीख सुनकर बाजू की बोगी से कुछ लोग वहां पर आ गए और जब उन लोगों की नजर उस दरवाजे के नीचे से निकलते खून पर पड़ी तो हल्ला मच गया और देखते ही देखते बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ आई। पर किसी ने टॉयलेट का वह दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। अभी वहां पर जमा भीड़ हैरत भरी नजरों से वहां फैले खून को ही देख रही थी कि तभी रेलवे पुलिस के कुछ जवान वहां पर आ पहुंचे और मेरे साथ वहां जमी भीड़ को भी अपनी अपनी बोगी में भेज दिया। फिर इसी दौरान हमारी ट्रेन कुलचा नाम के एक रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन को कुलचा पर रुके कुछ समय बीता ही था कि तभी मैंने कुछ मुसाफिरों को यह कहते सुना कि रेलवे पुलिस वालों ने जब टॉयलेट का दरवाजा खोला तो उसमें एक नौजवान लड़के की लाश थी, जिसके छाती के बीचों बीच एक आयरन रोड धंसा हुआ था। अभी वह लोग आपस में उस लड़के की बातें ही कर रहे थे कि इतने में ही मैंने ट्रेन की खिड़की से देखा कि रेलवे पुलिस वाले खून से भीगा हुआ स्ट्रेचर जिस पर वो लड़का था उसे लेकर जा रहे थे। मैं अभी तक बहुत घबराया हुआ था और मेरी सांस भी उखड़ रही थी। पता नहीं अचानक मुझे यह क्या हो गया। खैर, बाद में ट्रेन कुलचा स्टेशन से रवाना हो गई, पर मेरे जहन के कोने में अजीब सी धुकधुकी अगले कई घंटों तक बनी ही रही और रह रहकर उस नौजवान लड़के का वह मायूस चेहरा सामने और उसकी बातें मेरे जहन में आ जा रही थी। साथ ही मेरे जहन को यह सवाल भी कुरेद रहा था कि आखिर उसने मुझसे ही क्यों कहा कि वह मरने वाला है? यहां और भी बहुत लोग थे, फिर मैं ही क्यों? और उसे कैसे पता चला कि वह मरने वाला है? आखिर उस छोटे से टॉयलेट में इतना बड़ा आयरन रोड उसके सीने में कैसे घुसा? और इसी कसमकस में रात गुजर गई और ट्रेन के पांडिचेरी स्टेशन पहुंचते ही मेरा यह सफर भी पूरा हो गया। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगते ही जब मैं ट्रेन से उतरने के लिए अपना सामान समेटने लगा, तब जाकर मेरा ध्यान उस बैग पर गया जिसे वह नौजवान लड़का मेरे को देकर भागा था। उस वक्त तो मैंने वह बैग खोलकर नहीं देखा कि उसमें है क्या, पर मैं उस बैग को अपने साथ लेकर अपने होटल चला आया। दरअसल पांडिचेरी में मेरा 3 दिनों का एक वर्कशॉप था, इसलिए मैं फ्रेश हुआ और टैक्सी बुक करके फौरन ही अपने वर्कशॉप के लिए निकल गया। और फिर तकरीबन 9 बजे के करीब जब वर्कशॉप ओवर हुआ तो मैंने फिर से टैक्सी बुक की। अभी मैं होटल जाने के लिए टैक्सी में बैठा ही था कि तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अरे साहब, आपसे तो फिर से मुलाकात हो गई मेरी। जहां एक और वह टैक्सी ड्राइवर मेरे से मुस्कुरा के बात कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मैं उसे बड़े ही शक भरी नजरों से घूर रहा था। मेरी सड़ी हुई शक्ल देखकर वह टैक्सी ड्राइवर भी समझ गया कि मैंने उसे पहचाना नहीं है। इसलिए उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, लगता है साहब आपने मुझे पहचाना नहीं। आज सुबह मैंने ही आपको होटल किंगसन से पिकअप किया था। जब उस टैक्सी ड्राइवर ने यह कहा कि उसने ही मुझे होटल किंगटन से पिकअप किया था, तो तब जाकर मुझे उसका चेहरा हल्का हल्का याद आया, जिसके बाद मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा, हाँ, सॉरी भाई साहब, मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया मेरे। यह कहते हुए उस ड्राइवर ने कहा, कोई नहीं साहब, यह तो आम बात है। खैर, इसके बाद कुछ देर तक तो हम दोनों के बीच कुछ देर के लिए बातचीत हुई।
फिर उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे होटल पर ड्रॉप कर दिया। होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने उस लड़के का वह बैग खोलकर देखा तो उसके बैग में 3 नोटों की गड्डी, बैंक का पासबुक जिसमें खाता धारक का नाम था और साथ ही उसमें उसकी फोटो भी थी। वह किसी फूलपुर गांव का था। साथ ही उस बैग से कुछ डॉक्यूमेंट भी निकले। फिर जब मैंने उन डॉक्यूमेंट पर नजर डाली तो उनमें से एक डॉक्यूमेंट देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दरअसल वो डॉक्यूमेंट जिसे देखकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया था, वो एक डेथ सर्टिफिकेट था जिस पर मरने वाले का नाम नागोमोली और डेट ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ मेंशन था। और यह किसी और का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि उसी लड़के का था जो ट्रेन में मुझे अपना यह बैग पकड़ाकर भागा था। पर हैरानी वाली बात यह थी कि डेथ सर्टिफिकेट पर जो मौत का कारण लिखा था वो था हार्ट फेलियर ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंजरी एंड आर्टरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हार्ट एंड हैवी ब्लीडिंग। यह ठीक वैसा ही ब्यौरा था जिसके चलते उस लड़के की मौत हुई थी। यहां तक कि मौत की तारीख और टाइमिंग भी बिल्कुल ठीक थी। उस डेथ सर्टिफिकेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि मौत के फरिश्ते ने तैयार किया है, क्योंकि कोई आम डॉक्टर आखिर कैसे किसी के मरने से पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट बना सकता है, वो भी ठीक उसी तारीख और वक्त का जिस दिन उसकी मौत होने वाली हो। आखिर वह कौन अंतर्यामी डॉक्टर था जिसने मृतक के मरने से पहले ही पोस्टमार्टम कर उसका डेथ सर्टिफिकेट उसके हाथ में थमा दिया? अभी ऐसे कई सारे सवाल मेरे दिमाग में उछल रहे थे जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वह डॉक्टर ही दे सकता था जिसने यह डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। खैर, उस वक्त मैंने अपना ध्यान उससे हटाया और उन 3 नोटों की गड्डी की ओर देखा तो मुझे लगा कि मुझे इन पैसों को उसके घर वालों तक पहुंचा देना चाहिए। पता नहीं उन्हें अपने बच्चे के बारे में खबर मिली भी होगी कि नहीं। अब यह सोचकर मैं अगले दिन उस लड़के के घर जाऊंगा। मैं सो गया और जब सुबह हुई तो उस बैंक के पासबुक पर लिखे पते पर जाने के लिए टैक्सी ली। इत्तेफाक की हद तो देखो, इस बार भी वही टैक्सी वाला टकरा गया जिसने पिछले रोज पिकअप और ड्रॉप किया था। टैक्सी में बैठते ही उस टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आज आपने मुझे पहचाना कि नहीं? जिस पर मैंने भी अदब से जवाब देते हुए कहा, जी हां, बिल्कुल पहचान गया आपको। मेरे ये कहते ही टैक्सी वाला मुस्कुराया और बोला, कहां छोड़ना है आज? जिस पर मैंने टैक्सी ड्राइवर को फूलपुर का एड्रेस बताया जो बैंक के पासबुक पर लिखा हुआ था। एड्रेस बताते ही टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की और निकल गया। नागोमोली के घर उसके पैसे देने सफर थोड़ा लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम गोपाल था, हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी और बातों ही बातों में पता चला कि गोपाल पिछले 15 सालों से यहां पर टैक्सी चला रहा है। साथ ही बीते 15 सालों में गोपाल ने यहां बहुत कुछ देखा जाना और समझा कि कहां जाना है और कहां नहीं और किससे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि यह जगह और यहां के लोग भले ही आम नजर आए पर यह आम लोग कब हैवान में बदल जाएं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। फिर इसी बीच टैक्सी ड्राइवर गोपाल सड़क के बाईं ओर मौजूद एक खंडरई बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपको पता है साहब, ये यहां का कभी नामी अस्पताल हुआ करता था। दूर दूर से लोग आते थे यहां इलाज करवाने के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारियां जिनका इलाज दुनिया के कोई डॉक्टर नहीं कर पाते थे, उनका इलाज यहां के डॉक्टर मारक दयाल चुटकियों में कर देते थे। फिर पता नहीं किसी की बुरी नजर लगी उनको कि अचानक एक के बाद एक मरीज अस्पताल में दम तोड़ने लगे। जहां लोग ठीक हो जाते थे तो वहीं अब जो भी मरीज यहां पर आता वह मुर्दा ही बाहर निकलता। यहां तक कि वह लोग भी कुछ ही दिन में मर जाते जो मरीज के साथ उन्हें देखने के लिए आते, और फिर अचानक ही डॉक्टर मारक दयाल कहीं पर गायब हो गए, जिसके बाद से अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टर मारक दयाल नाम सुना सुना सा लग रहा था। अभी मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए यही याद करने की कोशिश कर रहा था कि गोपाल ने आगे कहा, साहब, आपने एक बात नोटिस की कि सड़क पर हमारी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी ना तो आती हुई और ना तो जाती हुई नजर आ रही है। गोपाल के यह कहने पर जब मैंने टैक्सी से बाहर नजरें दौड़ाई तो सच में उस सड़क पर सिर्फ हमारी ही टैक्सी थी। और जब मैंने गोपाल से पूछा कि इस सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी क्यों नहीं है, तो गोपाल ने कहा, साहब, यह सड़क भूतिया है, इस सड़क पर से गुजरने वाले की मौत हो जाती है। यह बोलकर गोपाल जोर जोर से हंसने लगा
और अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी गोपाल ने कहा, डरो नहीं साहब, मैं पहले भी बहुत बार इस सड़क से गुजरा हूं, आज तक कुछ नहीं हुआ। जिस पर मैंने गोपाल से पूछा, कुछ तो हुआ ही होगा, तभी तो लोग अब इस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते। जिस पर गोपाल ने कहा, हाँ हुआ तो है, पर क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको यह सब जानना है तो आपको NI 28 वाले सुखनंदन मैकेनिक से मिलना होगा, उसे पूरी जानकारी है इस बारे में। यह बोलकर गोपाल शांत हो गया और टैक्सी ड्राइव करने लगा। वहीं मैं टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा सुखनंदन मैकेनिक से मिलने के बारे में सोचने लगा। आखिर जो अचानक ही यह सफर दिलचस्प होने लगा था। फिर तकरीबन शाम के 5 बजे के करीब हम नागोमौली के घर पहुंचे। अभी गोपाल ने टैक्सी रोकी ही थी कि तभी गोपाल ने कहा, आपने बताया नहीं साहब कि आप शादी में जा रहे हैं। दरअसल नागोमौली का घर सजा धजा था, डीजे पर गाने बज रहे थे और वहां मौजूद लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे, जिससे यह साफ था कि यहां किसी की शादी है। खैर, मैं टैक्सी से उतरा और नागमौली का वह बैग लेकर उस घर की तरफ बढ़ा जहां अभी जश्न का माहौल था। उस खुशनुमा माहौल को देखकर मुझे यह तो समझ में आ गया कि अभी तक नागमौली की मौत की खबर उसके घर वालों को नहीं मिली है। और अब मेरे सामने सवाल यह था कि क्या मुझे इस वक्त यह बुरी खबर देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे खबर देते ही यह शादी का माहौल मातम में बदल जाने वाला था। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने अपने कदम पीछे ले लिए, यह सोच करके पांडिचेरी से जाने से पहले एक दिन आके इन्हें सब कुछ बता दूंगा, तब तक ये शादी की भी रस्म पूरी हो जाएंगी। यह सोचते में गोपाल को टैक्सी स्टार्ट करने को बोला और फिर हम दोनों वहां से निकल गए। मेरे चुपचाप वहां से निकल जाने के कारण गोपाल थोड़ा हैरान था। तभी उसने मुझसे पूछा कि मैं आखिर ऐसे क्यों बिना किसी से बात किए लौट आया। पर मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझसे कोई जवाब ना पाकर के गोपाल भी चुप हो गया। और फिर जब गोपाल ने हाईवे के किनारे एक चाय की दुकान पर टैक्सी रोकी और पूछा, साहब एक कप चाय हो जाए, तो मैंने भी हाँ कह दी। अभी गोपाल चाय वाले से चाय लेने के लिए टैक्सी से बाहर उतरा ही था कि तभी मेरी नजर वहीं बगल में मौजूद एक दुकान पर पड़ी, जिसके बोर्ड पर लिखा था सुखन नंदन मैकेनिक। उस बोर्ड पर नजर पड़ते ही मैं टैक्सी से नीचे उतरा और गोपाल से उस बोर्ड की ओर इशारा करते हुए पूछा, अच्छा गोपाल, ये वही सुखनंदन मैकेनिक है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जिस पर उसने कहा, हाँ साहब, यह वही मैकेनिक है गोपाल की। यह कहते मैं उस मैकेनिक वाले की दुकान पर पहुंचा, जहां एक 14 से 15 साल का लड़का मुझे बैठा हुआ नजर आया। फिर जब मैंने उस बच्चे से पूछा, सुखनंदन मैकेनिक कहां है, तो वह बच्चा बोला, मैं ही हूं। बोलो क्या काम है उसके? ये कहते कि वही सुखनंदन मैकेनिक है। मैं यह सुनकर चौंक गया। आखिर एक 14 साल के बच्चे को ऐसा क्या पता है जो किसी और को नहीं मालूम? अभी मैं वहां खड़ा यही सब सोच रहा था कि तभी गोपाल उस बच्चे से बोला, सुखनंदन भाई, इन साहब को वो मौत के पर्चे वाली कहानी सुननी है। अभी गोपाल ने इतना ही कहा था कि तभी वह लड़का एकदम से भड़क गया और गुस्से से बोला, तुम लोगों ने मजाक बना रखा है। ये कोई कहानी नहीं है जो तुम्हारे मनोरंजन के लिए सबको सुनाता फिरूं। जिस दिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मौत का पर्चा होगा ना, उस दिन आना मेरे पास और बोलना। कहानी सुनाने को उस बच्चे का तमतमा चेहरा देखकर गोपाल ने उस बच्चे के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे भैया, आप गलत समझ बैठे हमको। यह साहब तो सच में जानना चाहते हैं वह मौत की पर्ची का असली किस्सा। गोपाल जब बार बार मौत की पर्ची का जिक्र कर रहा था, तब तक मुझे समझ में नहीं आया था कि यह मौत का पर्चा कुछ और नहीं बल्कि वो सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। फिर जब वो बच्चा, मतलब कि सुखनंदन मैकेनिक, शांत हुआ तो उसने कहा, ठीक है बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। फिर आगे उस बच्चे ने बताया कि यह बात साल 1967 की है। मेरे पिताजी और डॉक्टर मार्क दोस्त हुआ करते थे। क्योंकि मार्क बड़े घराने से ताल्लुक रखता था, ऐसे में उसके पास वह सब कुछ था जो बाकी के लोगों के पास नहीं था। मार्क विलायत चले गए डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, वहीं मेरे बाबूजी यहीं गांव में खेतीबाड़ी में लगे रहे। और फिर एक लंबे अरसे के बाद मार्क वापस लौट कर आए। पर डॉक्टर साहब बनकर फिर मार्क के कहने पर मार्क ने अस्पताल खोला और डॉक्टर मार्क ने उसी अस्पताल में बाबूजी को काम पर रख लिया, क्योंकि बाबूजी भी हाई स्कूल पढ़े हुए थे। तो डॉक्टर मार्क ने बाबूजी को अपना खास आदमी बना लिया।
और इस तरह बाबूजी डॉक्टर मारक के वो राजदार बन गए जिनका राजदार उन्हें नहीं बनना था। अस्पताल बनाने के बाद, जो कि उस वक्त छोटा ही था, उसमें डॉक्टर ने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था। अस्पताल खुलने के कुछ महीनों बाद पिताजी जब भी अस्पताल से घर लौटते तो वह बहुत ही घबराए हुए होते। बार बार खिड़की से बाहर की ओर झांकते और किसी किसी दिन तो वह पूरी रात ही दरवाजे के पास ही बैठे रहते। और जब मां पूछती, क्या बात है, क्या हुआ आपको, तो मां को कोई भी जवाब नहीं देते। वहीं दूसरी ओर अचानक के अस्पताल में मरीजों का आना बढ़ गया और वह गांव का छोटा अस्पताल अब बहुत बड़ा होने लगा। पर हैरान वाली बात यह थी कि अस्पताल तो बड़ा हो रहा था, पर डॉक्टर अब भी एक ही थे, मारक। जी हां, साफ सफाई के लिए कुछ लोगों को रखा गया था, पर उन्हें शाम होते ही छुट्टी दे दी जाती और उसके बाद पूरे अस्पताल में मरीजों के अलावा पिताजी और डॉक्टर मारक ही बचते। फिर कुछ ही सालों में डॉक्टर मारक हर प्रकार के रोगों का इलाज करने लगे, यहां तक कि उन बीमारियों का भी जो लाइलाज थे। महज चंद सालों के भीतर डॉक्टर मारक को लोगों ने भगवान की तरह पूजने लगे। पर हकीकत में डॉक्टर मारक क्या थे, वह सिर्फ मेरे पिताजी ही जानते थे। उन्हें इस बात का भी अंदाजा था, आने वाला वक्त बहुत ही भयानक होने वाला है। शायद उन्होंने कई बार डॉक्टर मारक को छोड़ने की सोची, पर उनके अंदर का डर कभी उन्हें बोलने नहीं दिया। पर आखिर वह रात आ ही गई जब पिताजी का मुंह खुला और पिताजी ने डॉक्टर मारक का वह सच बता दिया जो उनके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता था। पिताजी ने मां को बताया कि डॉक्टर मारक अब वह डॉक्टर मारक नहीं रहे जो यथ से पढ़कर आए थे। दरअसल उस रात एक मरीज को अस्पताल लाया गया तो वह मरने की ही कगार पर था। डॉक्टर मारक ने पूरी कोशिश की उस मरीज को बचाने की, पर डॉक्टर मारक उस मरीज को नहीं बचा पाए कि तभी कुछ देर के बाद ही वह मरीज अचानक जिंदा हो गया। और जिंदा होते ही वह डॉक्टर मारक से बोला, खानसा आ जाना, रात के 1:30 बजे। यह बोलकर जिंदा हुआ। वह मरीज अपने पैरों पर चलकर वहां से चला गया जहां एक और पिताजी को अभी भी अपनी आंखों देखी। पर यकीन नहीं हो रहा था तो वहीं डॉक्टर मारक के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसी रात डॉक्टर मारक पिताजी को लेकर खानसा के लिए रवाना हो गए, पर खानसा जैसी जगह तो थी नहीं। और यही सवाल जब पिताजी ने किया तो डॉक्टर मारक ने सिर्फ इतना ही कहा, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। जिस तरह से पिताजी डॉक्टर मारक के पीछे पीछे चल रहे थे, ठीक उसी तरह डॉक्टर मारक भी किसी के पीछे पीछे चल रहे थे। पर वह जो कोई भी था पिताजी को दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते जब अचानक ही काली धुंध ने उन्हें घेर लिया तो पिताजी को दिखाई देना बंद हो गया। ठीक उसके बाद उन्हें बहुत से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसमें से ज्यादातर बच्चों के रोने की आवाजें थीं। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर मार्क ने पिताजी का हाथ पकड़ा और वहां से चल पड़े। वहीं पिताजी को अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि अब तो वह रोने और चीखने की भी आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई थीं। और जब यह बात डॉक्टर मार्क से कहे तो उन्होंने कहा, अभी चुप रहो, अब सब कुछ बदलने वाला है। फिर इसके बाद वह वापस से अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचते डॉक्टर मार्क ने पिताजी को पानी का जग थमा, बोला, अपनी आंख धोकर ऑपरेशन थिएटर में चले आना। और ये बोलकर डॉक्टर मार्क वहां से चले गए। और जब पिताजी ने अपनी आंखों पर पानी मारा तो उन्हें फिर से दिखाई देने लगा। फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर पहुंचे तो पिताजी ने देखा कि डॉक्टर मारू बहुत सारे मरीजों को फाड़कर उनके अंग निकाल रहे हैं। डॉक्टर मारक को ऐसा करता देख पिताजी कुछ बोल पाते कि डॉक्टर मारक ने पिताजी से कहा, वहां खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल जल्दी से मेरा हाथ बटा, अभी तो बहुत सारे अंग निकालने हैं। इससे पहले कि पिताजी डॉक्टर मारक को मना करते कि तभी डॉक्टर मारक ने कहा, पीछे हटने की सोचना भी नहीं तो तुम्हारे पीछे खड़ा साया अभी तुम्हें मार देगा। अभी डॉक्टर मारक ने यही कहा था कि तभी पिताजी को एहसास हुआ कि उनके सर पर कोई हाथ फेर रहा है और उस हाथ का इतना बड़ा था कि अगर वह मुट्ठी बंद कर लेता तो पिताजी का सर उसमें समा जाता। यह एहसास होते ही पिताजी चुपचाप डॉक्टर मारक की तरह मरीजों को फाड़ने में लग गए। पिताजी और डॉक्टर मारू उन निकाले गए अंगों को पोटल में बांधते और फिर निकल जाते। खानसा के लिए जहां उस काले धुंध के बाद पिताजी को दिखाई देना बंद हो जाता और फिर उन चीखते चिल्लाते आवाजों के बीच उन पोर्टल को छोड़कर चले आते। और यह सिलसिला अगले 9 दिनों तक चला। फिर 9 दिनों के बाद जब डॉक्टर मार्क और पिताजी वह आखिरी खेप खानसा पहुंचा,
करर लौटे तो डॉक्टर मार्क ने आते सबसे पहले 2 पर्ची बनाई, पहली अपने नाम की और दूसरी पिताजी के नाम की। फिर जब पिताजी को डॉक्टर मार्क ने उनके नाम की पर्ची उन्हें थमाई तो पिताजी ने उस पर्ची को देखते ही बोला, मौत की पर्ची। दरअसल उस पर्ची पर पिताजी की मौत की तारीख और वक्त के साथ साथ यह भी लिखा था कि उनकी मौत कैसे होगी। फिर उसके बाद से डॉक्टर मारू उनके अस्पताल आने वाले हर मरीज को उसके नाम का मौत का पर्चा बनाकर देते और यह कहते कि भूल से भी पर्चे में जो लिखा है पढ़ मत लेना, नहीं तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे। पर हैरानी वाली बात तो यह थी कि डॉक्टर मर्क के वो पर्चे बनाते ही सारे मरीज फौरन ही ठीक हो जा रहे थे, मानो वो मौत की पर्ची नहीं बल्कि संजीवनी बूटी हो। पर पिताजी जानते थे कि जिन्होंने यह शक्ति दी है उनका मंसूबा इंसानों की भलाई तो बिल्कुल भी नहीं है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिर एक वक्त ऐसा आया जब डॉक्टर मार्क अचानक ही अंधे हो गए, पर उन्होंने पर्च लिखना बंद नहीं किया, जिसका खामियाजा यह हुआ कि अब सारे मरीज मरने लगे, वह भी बड़ी ही दर्दनाक मौत। और जब पिताजी को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने डॉक्टर मार्क का छिपा हुआ चेहरा सबके सामने ला दिया, जिसके बाद गांव वालों ने डॉक्टर मार्क को जान से मारने की बहुत कोशिश की, पर डॉक्टर मार्क की जान उसके शरीर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार जब गांव वाले डॉक्टर मार्क को नहीं मार पाए तो उसके दोनों हाथ ही काट दिए ताकि वह फिर कभी मौत का पर्चा बना ना पाए। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही पिताजी भी लापता हो गए, जिसके बाद से डॉक्टर मार्क का अस्पताल भूत हो गया। कहते कि डॉक्टर मार्क आज भी जिंदा है और वह आने वाले अनंत काल तक जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत के पर्चे पर जो मौत की तारीख लिखी है वह बहुत लंबी है। दोस्तों, सुखनंदन मैकेनिक की पूरी कहानी सुनकर मेरे रंग टेक खड़े हो चुके थे और जब मैंने उस नागमोली का दत्त सर्टिफिकेट उस मैकेनिक को दिखाया जो कि मेरे पास ही था, तो वह मैकेनिक उस डेथ सर्टिफिकेट को देखते ही बोला, अरे तुम्हें कहां से मिला यह मौत का पर्चा? उसके कहते ही मैं समझ गया कि यह डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर मार्क ने ही लिखा है और मुझे उस मैकेनिक की कहानी पर भी पूरा यकीन हो गया। खैर, इसके बाद मैं और गोपाल वहां से निकले और जब हम वापसी लौट रहे थे तभी हमें उस अस्पताल के गेट पर कोई दिखा जिसके दोनों हाथ नहीं थे। उस पर नजर पड़ते गोपाल इस कदर घबरा गया कि उसने गार्ड की रफ्तार दुगनी कर ली और वहां से निकल गया। फिर उसके बाद मैंने वह पैसे उस एड्रेस पर मनी ऑर्डर करवा दिए और इस तरह मेरा पांडिचेरी का एक यादगार सफर का अंत हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।